हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली प्रश्नावली 3.2 को। हम लोग 3.2 प्रश्नावली को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम प्रश्नावली 3.2 को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग प्रश्नावली 3.1 पढ़ चुके हैं, तो आप लोग उसको देखने के लिए चैनल के लोगों पर क्लिक करें और वीडियोस में जाके उसको देख लीजिए। तो इसके पहले हम लोगों ने पॉलिनोमियल भी पढ़ा दिया है। चैप्टर 1 बाद में पढ़ाएंगे। सबसे पहले लॉन्ग लॉन्ग चैप्टर हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद शॉर्ट जो छोटे छोटे चैप्टर है उसको हम लोग पढ़ लेंगे। इसके बाद हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद त्रिभुज पढ़ लेंगे, फिर बड़े बड़े चैप्टर हम लोग पहले पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद छोटे चैप्टर को जल्दी जल्दी ख़त्म कर देंगे। तो फिर चलिए देखते हैं कि 3.2 में कैसे कैसे सवाल हैं। तो चलिए देखते हैं। 3.2 में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनकी ग्राफी विधि से हल कीजिए। यानी इनको जो है ग्राफी विधि से हल करना है और इनके युग्म को बनाना है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पहले सवाल को देखते हैं। तो पहले सवाल में लिखा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं। मैंने आपको 3.1 मैंने जब शुरू किया था उसमें पूरी अच्छे से तरीके से समझा दिया था क्या कैसे होता है। तो देखते हैं आगे हम लोग देखते हैं। आगे माना, हम सबसे पहले लड़कों की संख्या मान लेते हैं। माना लड़कों की जो संख्या है, माना लड़कों की संख्या क्या है। माना लड़कों की संख्या क्या है, यक्स। हम लड़कों की संख्या यक्स मान लेते हैं और फिर लड़कियों की संख्या तथा लड़कियों की संख्या हम लोग क्या मान लेते हैं, हम लोग वाई मान लेते हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं प्रथम शर्तानुसार यानी कि ये पहले क्या कह रहा है, फिर दूसरे शर्त में क्या कह रहा है। तो प्रथम शर्तानुसार हम लोग देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार और फिर आगे लिखेंगे कि प्रश्न में क्या क्या कह रहा है। तो प्रश्न में कह रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले शर्तानुसार में ये कुछ बोला नहीं है, पहले ही बोल दिया है कि ये जो है कि लड़कियों की संख्या 10 है, यानी जो यक्स है और यक्स यानी जो है क्या, लड़के। हम लोगों ने लड़कों को ही ना यक्स माना है और फिर वाई है क्या है, लड़की। यक्स और वाई जो है 10 है। ये क्वेश्चन में केवल बोला है कि लड़कियों दोनों की संख्या 10 है, यानी कि इसे ही हम लोग क्या मान लेंगे, 10। यानी कि हम लोग मतलब इसे प्रथम शर्तानुसार मान लेंगे। अब फिर आगे देखते हैं द्वितीय शर्तानुसार, यानी कि द्वितीय शर्तानुसार इसमें देखते हैं क्या कहा है। लड़कों से 4 अधिक है, लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले x लिखेंगे और बराबर में y लिखेंगे। x और y बराबर हैं। अब फिर इसको सबसे पहले शर्त में बोला है कि जो है लड़कों की संख्या लड़कियों से कितना अधिक है, 4 अधिक है। जब लड़के जो हैं लड़कों से 4 अधिक है, किसकी संख्या अधिक है, लड़कियों की संख्या अधिक है, लड़कों की संख्या कम है। यानी जब लड़कियां 4 अधिक हैं तो इसमें से अगर 4 घटा देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी। इसका मतलब कि इक्वेशन जो होता है इसमें बराबर दिखाना होता है। जब समीकरण बनाते हैं तो बराबर समान
दिखाना रहता है, यानी ये भी समान ये भी समान। जब ये 4 अधिक है तो इसमें से 4 घटा देंगे तो ये दोनों बराबर ही हो जाएंगे ना। तो फिर ये जो है इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, और ये जो हमारा आंसर आया है इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। तो आगे इस सवाल को हम लोग हल कर लेते हैं। तो इसको देखिए हम लोग पक्षांतर कर लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू -4, ये जो है ये द्वितीय समीकरण, इसको पक्षांतर कर लिए हम लोग। फिर आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या करना है। आगे मैंने बताया था सबसे पहले वो समीकरण लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब बनाएंगे एक बॉक्स ग्राफ पे इसको दर्शाने के लिए। यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पे लिखेंगे y। तो सबसे पहले अगर हम लोग x के बराबर 10 रख देते हैं तो y कितना y 0 हो जाएगा। अगर x 0 रख देते हैं तो y कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। आप कुछ भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो मैंने रखा है वही आप भी रखें। तो द्वितीय समीकरण हमारा ये है, तो इसके भी हल निकाल लेते हैं हम लोग। यहाँ पर x और यहाँ पर y, ठीक है। तो देखते हैं अगर x के बराबर हम लोग 0 रखते हैं तो y 4 आ जाएगा। अगर यहाँ पर x माइनस 4 रखते हैं तो y क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको ग्राफ पे कैसे दिखाएंगे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो देखिए, तो ग्राफ पर कुछ इस प्रकार दिखाएंगे। देखिए मेरा कैमरा ज़्यादा नीचे है तो अच्छे से दिख नहीं पा रहा है, इसलिए मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले जो हमारा हल आया था उसे हम दर्शा लेंगे। पहले आया था जो पहले समीकरण में था वो आया था 0, 10। तो मतलब 10, 0 यहाँ पर लिख देंगे और 0, 10 जो यहाँ पर लिख देंगे। अब फिर इन दोनों को एक समीकरण है तो इन दोनों को मिला देंगे। और दूसरे समीकरण में हमारा आया था 7, 3, ठीक है। कितना आया था, नहीं 7, 3 नहीं आया था। दूसरे समीकरण में हम लोगों का -4, 0 और 0, 4 आया था, ठीक है। तो जब यहाँ पर इसको भी मिला देंगे फिर ये दोनों जहाँ पर काटेंगे यहाँ से खींच देंगे और इधर भी खींच देंगे। तो यानी यहाँ पर आ गया 7 और यक्स अक्ष पे आ गया 3। यानी यक्स किसकी संख्या है, लड़कों की संख्या है। तो लड़कों की संख्या कितनी आ गया, कितना आ गया 3, और लड़कियों की संख्या कितना आ गया 7, यानी 7, 3। तो इसको कुछ इस प्रकार लिख देंगे x, y, यानी x बराबर 7 और y बराबर 3। लड़का और लड़कियों की जो संख्या है वो आ चुकी है। x जो है वो लड़के हैं, मतलब x जो है वो कौन है, लड़कियां हैं। नहीं, x जो है वो हम लोगों ने किसको माना था, x हम लोगों ने माना था लड़कों को। तो लड़कों की जो संख्या है वो कितनी है 7, नहीं लड़कियों की संख्या 7 है। तो x y में हम लोग कंफ्यूज हो गए, कोई बात नहीं। चलिए आगे सवाल को देखते हैं। x और y, रुकिए देख लेते हैं हम लोग। y h पे आया 7, y h पे 7 आया, कोई बात नहीं कंफ्यूज नहीं होंगे। y h पे 7 आया और x h पे 3 आया है, ठीक है। तो हम लोगों ने सवाल को देख लिया और लड़कियों की संख्या 7 है और लड़कों की संख्या 3 है। तो आगे हम लोग सवाल को देखते हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में मतलब फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, फर्स्ट की जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ आ चुके हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन है तो हम सेकंड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या ये कह रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य जो है ज्ञात कीजिए। तो हम लोग देखते हैं सवाल कैसे लगेगा। तो हम लोग पहले एक पेंसिल का मूल्य मान लेते हैं। तो माना एक पेंसिल की कीमत, माना एक पेंसिल की कीमत हम लोग मान लेते हैं x रुपये। एक पेंसिल की कीमत हम लोग मान लेते हैं x रुपये। और फिर आगे हम लोग देखते हैं तथा एक कलम की कीमत y रुपये। एक कलम की कीमत को हम कितना मान लेते हैं y रुपये। अब फिर प्रथम शर्तानुसार हम लोग देखेंगे। अब देखेंगे प्रथम
शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार यानी प्रथम शर्त में हम लोगों को क्या बोला है? बोला है 5 पेंसिल 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये। यानी ये हो गया पेंसिल, ये हो गया कलम, और ये दोनों कितना है? ये दोनों है 50। कब? जब ये होगा 5 पेंसिल यानी 5 गुणे यक्स और 7 होगी कलम। ठीक है, जब 7 कलम होगी 5 पेंसिल होगी तो ये कितने रुपए हो जाता है? 50 रुपये। तो इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे द्वितीय शर्त में क्या बोला है। द्वितीय शर्त में बोला है, लिख लेते हैं हम लोग पहले, द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार, नॉइस के लिए माफ़ी चाहूँगा। तो द्वितीय शर्तानुसार हम लोग देख लेते हैं द्वितीय शर्तानुसार में क्या बोला है। यानी कि बोला है 7 पेंसिल यानी कि 7x, और फिर कितना बोल रहा है? जो कलम है वो बोल रहा है 5 कलम बोल रहा है, 5 कलम यानी कि उल्टा कर दिया है। 5x 7y यानी 7x 5y उल्टा कर दिया है। तो वही अब हम लोग आगे देखते हैं। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों को ग्राफ पर हल कर लेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग इसको ग्राफ पर हल करते हैं अगले पेज में। तो हमारा जो पहला समीकरण था उसे हम लोग पहले लिखेंगे। तो हमारा पहला समीकरण था 5x + 7y = 50। तो ये है हमारा पहला समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, अब फिर इस बॉक्स में लिखेंगे x और y। यहाँ पर लिख लेते हैं x और यहाँ पर लिख लेते हैं y। तो अब चलिए लगाते हैं। अगर y की जगह पर हम लोग क्या रख दें? 0 रख दें। y की जगह पर अगर हम लोग 0 रख दें तो ये 0 हो जाएगा। x = इसके बटे में चल जाएगा। तो 5 × 10। आशा है आप लोग समझ रहे होंगे। जिन्होंने पहला वीडियो यानी कि 3.1 देखा होगा वो लोग समझ रहे होंगे। तो आगे देखते हैं। अगर हम लोग क्या रख देंगे? x रख देंगे 3। x अगर हम लोग 3 रख देते तो आ जाएगा 5। इसी तरह दूसरे समीकरण को देखेंगे हम लोग। दूसरा समीकरण क्या है? तो दूसरा समीकरण हम लोगों का था इसी का उल्टा, 7x + 5y, जो 46 रुपये के बराबर था। यानी कि 7 कलम मतलब 7 पेंसिल और 5 कलम। यहाँ पर x, यहाँ पर y। अब इसको लगाते हैं हम लोग, देखते हैं। यहाँ पर x जो है, अगर हम क्या मान लें? मान लीजिए हम लोग 6 मान लेते हैं। ठीक है, तो 6 मान लेते हैं तो y क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर हम लोग y क्या मान लेते हैं? 5, तो x जो है वो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको ग्राफ पे दर्शा लीजिएगा और आंसर जो है मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा और ग्राफ पर दर्शा लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग कुछ समझ लेते हैं। तो समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक ग्राफ खींच लेते हैं। ठीक है, अगर देखिए उसमें A1 A2 B1 B2 C1 C2 दिया है। तो A1 A2 B1 B2 जो है क्या है? ये मैंने जो है पहले पहले क्लास में समझा रखा है। यानी कि जब मैंने 3.1 पढ़ाया था तो मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। जैसे देखिए कि बहुपद, मतलब बहुपद नहीं, जो रैखिक समीकरण होता है, क्या होता है? रैखिक समीकरण युग्म वाला। तो उसका साधारणतम रूप ax प्लस बी, मतलब ax प्लस by प्लस c = 0, ये होता है। उसका सरलतम रूप क्या होता है? ये होता है। और ये होते हैं जोड़े में। तो दूसरे को भी लिख लेंगे ax प्लस by प्लस c। अब ये दोनों समीकरण सेम दिख रहे हैं, तो इनको जानने के लिए कौन सा पहला समीकरण है, कौन सा दूसरा समीकरण है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर लिख देंगे A1 B1 C1। यानी कि ये जो सभी पद हैं ये पहले समीकरण के हैं। और यहाँ पे लिख देंगे A2 B2 C2, यानी कि द्वितीय समीकरण के हैं। इससे ये पहचान में आ जाते हैं। और जो है कि यहाँ पर जो ग्राफ है इस पे कुछ बिंदु आते हैं। जैसे कि अगर क्या हो, अगर A1 अपान
ए टू यानी द्वितीय समीकरण का A1/A2 नॉट इक्वल टू क्या है, नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर हम लोग समीकरण हल करते हैं और फिर जब A1/A2 है वो B1/B2 के इक्वल नहीं आता है, ठीक है, इसको हम लोग रख कर चेक कर लेंगे कि A1A2 जो है वो बराबर आ रहा है कि नहीं। तो फिर जब अगर A1A2 B1B2 B1/B2 जो है नॉट इक्वल है, मतलब कि ये बराबर नहीं है, तो क्या होगा, तो जब ये बराबर नहीं होंगे तब ये क्या करेंगी, एक दूसरे को परिच्छेद करेंगी। मतलब जैसे कि हम लोग समीकरण को जो है हल करके उसका एक बॉक्स बना के उसके दो बिंदु निकाल रहे थे, हम लोग दो बिंदु निकाल रहे थे, फिर उसको जो है ग्राफ पे दर्शा दे रहे थे। तो दोनों समीकरण का बिंदु निकाल के हम लोग ग्राफ पर दर्शाए। मान लीजिए कि पहले समीकरण का इस तरह जाएगा और दूसरा समीकरण इस तरह जाएगा, ठीक है। तो ये इस तभी जाएगा जब क्या होगा, A1/A2 जो है नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी पहले ही हम लोग ग्राफ पे दर्शाने से पहले ही हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, कि समांतर होंगी, कि एक के ऊपर एक हो जाएंगी, ठीक है। ये परिच्छेद कर सकती हैं, ऐसे भी जा सकती हैं, ऐसे जा सकती हैं, या फिर ये रेखाएं जो है ऐसे इसी के ऊपर दूसरी भी रेखा बन जाए। तो ये ग्राफ बनाने से पहले ही हम लोग कैसे पता कर लेंगे, तो इसी सूत्र से हम लोग पता कर लेंगे। तो अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा तो रेखाएं क्या करेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, यानी एक बिंदु पर काटेंगी, ठीक है। तो जैसे अभी हम लोग कुछ बना रहे थे समीकरण, उसी प्रकार, ठीक है, उसी प्रकार जैसे कि हम लोग यहाँ पर हल निकाल रहे थे 10, 0, यानी यहाँ पर मैं अभी उदाहरण बता दे रहा हूँ। देखिए मान लीजिए 10, 0 यहाँ पर आ गया, ठीक है, और फिर क्या है 3, 5, मान लीजिए कि 3, 5 कुछ इधर आ गया, तो इस समीकरण की एक रेखा बन गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है 6, 0, मान लीजिए 6, 0 किधर है, इधर है, और 3, 5 फिर इधर है। तो ये जो रेखाएं ऐसे जाएंगी, इसका भी समीकरण बन गया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 6, 0 और यहाँ पर 3, 5, यानी देखिए यहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रही हैं, यानी कि ये ग्राफ बनाने से पहले ही हम लोग पता कर लेंगे कि ये रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो अगर हम लोग उस समीकरण में रख दें A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, अगर मतलब वो समीकरण को हल करने पर अगर आए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो यानी कि वो क्या होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। ये अभी अच्छे से नहीं समझ आ रहा होगा आप लोगों को, जब मैं अभी सवाल लगाऊंगा तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आगे देखते हैं, अगर अगर जो है समीकरण हल करने पर क्या आता है, A1/A2 जो है वो इक्वल टू B1/B2 हो जाए, और फिर इक्वल टू C1/C2 हो जाए, यानी जो है तीनों पद बराबर हो जाए, यानी कि जो है A1 A2 B1 B2 C1 C2 जो है ये तीनों बराबर आ जाए। कैसे बराबर आ जाए, मान लीजिए यहाँ पर 2 रहे, यहाँ पे 8 रहे, यहाँ पे 3 रहे, यहाँ पे 6 रहे, और यहाँ पे मतलब 8 रहे, यहाँ पे 16 रहे। तो जैसे कट के ये बराबर आ जाएंगे। तो जब ये एकदम बराबर आ जाएंगे तो ये रेखाएं जो क्या होंगी, ये रेखाएं होंगी संपाती, संपाती रेखाएं होंगी। कैसे, संपाती का मतलब होता है जैसे कि अगर ये ग्राफ बनेगा, अगर इनका जो समीकरण मतलब हल करके, जो इनके बॉक्स में हल करके अगर इसके कुछ बिंदु निकालेंगे और अगर उसको ग्राफ पर रखेंगे, तो ग्राफ पर ये एक लाइन बनेगी, उसके ऊपर ही दूसरी लाइन बनेगी, यानी इसके कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे, ठीक है। हल जो होंगे इसके अनंत होंगे, यानी एक के बाद एक काटती जाएंगी। अगर रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं तो एक हल होगा, और जब बहुत बार काट रहे हैं तो इनका कितना हल होगा, अनंत हल होगा, ठीक है। और फिर देख लीजिए ये A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 तो प्रतिच्छेद करेंगी, और A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होगा, तो ये संपाती होंगी। तो आगे देखते हैं, अगर क्या हो A1/A2 जो है B1/B2 के बराबर हो और C1/C2 बराबर ना हो, तो क्या होंगी, तो क्या होगा, ये जो रेखाएं हैं ये क्या करेंगी, ये समांतर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी,
ये समांतर हो जाएंगी। ये रेखाएं जो अगर ग्राफ पर बनेंगी तो ये समांतर हो जाएंगी। ये रेखाएं जरूरी नहीं इसी तरफ बने, इस तरफ भी बन सकता है, ऐसे भी जा सकता है, यानी कि ये पैरेलल रहेंगी, एक दूसरे को कभी टच नहीं करेंगी। यानी कि जब ये टच ही नहीं करेंगी, कहीं प्रतिच्छेद ही नहीं करेंगी, तो इनका कोई हल ही नहीं होगा। ठीक है, और इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, और ये प्रतिच्छेद करेंगी यानी इसका एक हल होगा। यानी समीकरण को हम इसी a1/a2 b1/b2 से हल करके पता कर लेंगे इसके कितने हल होंगे, और ये रेखाएं जो हैं कि प्रतिच्छेद करेंगी कि क्या करेंगी, बिना ग्राफ पर इसको दर्शाए। तो चलिए हम लोग सवाल लगाते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा, और नॉइज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, क्या दिया है हम लोग देखते हैं। लिखा है कि अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं अथवा संपाती हैं। मैंने जो आपको समझाया कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 बराबर रहेंगे, नहीं बराबर रहेंगे तो क्या क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, सवाल लगाते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले फर्स्ट सवाल लगाते हैं। फर्स्ट सवाल में समीकरण दिया हुआ है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, और जो सेकेंड समीकरण दिया हुआ है वो है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इसको किस प्रकार से करना है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट समीकरण लिखेंगे 5x माइनस 4y प्लस 8। अब इसके जस्ट नीचे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जो पहले समीकरण का सरलतम रूप होता है वो लिखेंगे। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इसका सरलतम रूप होता है। देखिए कुछ इस प्रकार ये मिल रहे हैं, ए और बी और सी यहाँ पर क्या है, ये हैं अचर। a1 b1 c1 जो है ये अचर होते हैं। देखिए जैसे 5 4 8 ये क्या है, अचर हैं। आप लोग अच्छे से जान रहे हो, मैंने समझा रखा है। तो चलिए इसको देखते हैं। इसको तुलना करने पर a1 क्या है, a1 क्या है, a1 जो है 5 है, और b1 हम लोगों का क्या आ रहा है, b1 हम लोगों का 4 आ रहा है, और फिर c1 जो है क्या आ रहा है, नहीं b1 देखिए यहाँ पर इसके आगे क्या है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर प्लस ही होगा, मतलब इसका सरलतम रूप प्लस में लिखेंगे, और यहाँ पर अगर माइनस हो तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे। ठीक है, इसके साथ माइनस है तो माइनस लिख देंगे, और c1 बराबर हमारा क्या दिया हुआ है 8। ठीक है, अब ये तो निकल गया। अब दूसरे समीकरण में देखते हैं। अब दूसरे समीकरण में दिया हुआ है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इसमें a2x प्लस b2y प्लस c2 से तुलना करते हैं। तो a2 हम लोगों को क्या मिल रहा है, a2 हम लोगों को 7 मिल रहा है, और b2 जो है वो 6 और c2 जो है वो माइनस का 9 है, क्योंकि इसके साथ माइनस है। फिर किस प्रकार अब तुलना करना है, अब देखिए। अब हम सबसे पहले लिखेंगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। पहले इस प्रकार लिख लेंगे। अभी हम लोगों को नहीं पता है ये बराबर है या नहीं। तो a1 हमारा क्या दिया हुआ है, a1 है 5, और अपॉन में a2 जो है वो 7 है। अब फिर इसको बराबर में लेंगे, और b1 है माइनस के 4 और b2 है 6। अब फिर c1 है 8, और जो c2 है वो क्या है -9। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो जो है a1/a2 b1/b2, यानी कि यह a1/a2 है, ये b1/b2 है, ये दूसरे के इक्वल ही नहीं है। क्या है, ये कटेंगे भी नहीं, ये इक्वल भी नहीं है। क्या है, ये इक्वल नहीं है। तो जब नॉट इक्वल टू होगा तो क्या होगा, बताइए क्या होगा, ये रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। क्या होगा, ये रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। तो यहाँ पर लिख देंगे a1/a2
नॉट इक्वल टू B1/B2। फिर यहाँ पर लिख देंगे रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेद करेंगी और इनका जो हल होगा एक हल। इनका हल कितना होगा? एक हल होगा। एक हल होगा, ठीक है। फिर अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, दूसरे के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो हम देखेंगे अब दूसरा क्वेश्चन। तो सबसे पहले फर्स्ट समीकरण है, फर्स्ट समीकरण को यहाँ नीचे उतारेंगे, 9x + 3y + 12 = 0। अब इसको लिखेंगे a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना। क्या करेंगे? तुलना करने पर इससे हम लोग क्या करेंगे? इससे हम लोग तुलना करेंगे। तो तुलना करेंगे तो जो a1 है हमारा क्या आएगा? a1 9 आएगा और a2 जो है 3 आएगा। a1 नहीं b1 हमारा कितना आएगा? 3। और c1 जो है वो कितना आएगा? 12। फिर आगे अगले समीकरण को हम लोग देखते हैं। अगला समीकरण है हम लोगों का, तो अगला समीकरण है हम लोगों का 18x + 6y + 24 = 0। अब इसको a2x + b2y + c2 से जो है तुलना करने पर इसको अब लोग तुलना करेंगे a2x + b2y + c2 से। तो जब हम इसको तुलना करेंगे तो क्या आएगा हमारा? a2 जो a2 है हमारा 18 आएगा और b2 जो है वो कितना आएगा? 6 और c2 जो है वो आएगा हम लोगों का 24। ठीक है, तो आगे हम लोग इसको कैसे हल करेंगे? तो हम लोग सबसे पहले a1/a2 लिखेंगे, फिर = b1/b2 लिखेंगे, फिर c1/c2 रखेंगे। फिर आगे इसको करेंगे। a1 हम लोगों का कितना है? a1 हम लोगों का था कितना? 9। a1 हम लोगों का 9 है और a2 है 18 और b1 हमारा था b1 3 है और b2 है 6 और हम लोगों का c1 है जो 12 और c2 24। अब देखिए इसमें कुछ कट रहा है, यहाँ पे देखिए 3 दूना 6, 9 एकम 9 दूना 18, 12 एकम 12, 12 दूना 24, यानी कि 1/2 = 1/2 = 1/2। यानी कि ये सभी जो है बराबर आ गए। मैंने बताया था कि ये कट के बराबर भी आ सकते हैं। तो अगर ये बराबर आ गए सभी तो क्या हुआ? a1/a2 जो है वो b1/b2 के भी बराबर है और c1/c2 भी बराबर है। यानी ये तीनों बराबर हैं। तो रेखाएं कैसे होंगी? तो रेखाएं जो होंगी, रेखाएं समपाती होंगी। रेखाएं कैसी होंगी? समपाती, यानी एक के ऊपर एक होंगी। यानी हमको ग्राफ पे भी नहीं दर्शाना पड़ा और हमको पता भी चल गया क्या होंगी? रेखाएं समपाती हो गई और हमको हल भी नहीं करना पड़ा, हमको पता चल गया। ठीक है, अगर ये रेखाएं जो है समपाती होंगी तो हमको पता है जब ये रेखाएं समपाती होंगी एक के ऊपर एक होंगी, यानी ये अनंत बार कट करेंगी। तो जब ये अनंत बार कट करेंगी तो क्या होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, अपरिमित रूप से इसके कितने होंगे? अनेक हल, यानी इसके अनंत हल होंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये है तीसरा क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम समीकरण नंबर फर्स्ट को लिख लेंगे, 6x - 3y + 10 और इसको a1x + b1y + c1 = 0 से जो है तुलना करेंगे। तो a1 जो हमारा आएगा 6 और b1 जो आएगा हमारा -3 और जो c1 है वो हमारा कितना आएगा? c1 जो है वो हमारा 10 आएगा। और फिर इसको हम लोग आगे हल करते हैं। आगे दूसरा जो समीकरण है वो है 2x - y + 9। इसको a2x + b2y + c2 से जो है तुलना करेंगे। ठीक है, तो हमारा a2 बराबर कितना आएगा? 2 और b2 बराबर आएगा हमारा
माइनस के 1, यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुणा में क्या रहता है, 1 रहता है, तो यहाँ माइनस के 1 लिख देंगे। और C2 जो है हमारा कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, C2 जो है हमारा 9 आ गया। अब इसको हम लोग अगले पेज पर हल करते हैं। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। तो किस प्रकार हल करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो फिर इसको लिखने के बाद हम लोग इसका मान रख देते हैं। A1 हमारा है 6 और A2 हमारा है 2 और B1 हमारा है 3, माइनस का 3 है। और फिर जो है B2 है माइनस का 1 और फिर C1 जो है वो 10 है और ये है 9। फिर इसको हल कर लेंगे। 6 6 2 तिहाई 6 हो जाएगा, ये 3/1 हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 2 3 6। ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा 3/1 और यहाँ पर भी है 3/1 और ये जो है इक्वल नहीं है 10/9। ठीक है, तो ये इक्वल है तो क्या हो गया, A1 अपॉन जो A2 है वो इक्वल हो गया B1/B2 के। फिर आगे देखते हैं, A1/A2 अगर इक्वल हो गया B1/B2 के तो क्या होगा, ये रेखाएं कैसी होंगी, ये रेखाएं होंगी समांतर। कैसी रेखाएं होंगी, समांतर। जब ये रेखाएं समांतर होंगी, एक दूसरे को कट नहीं करेंगे तो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ये हल क्या है, ये हल का मतलब है कि अगर जो मान आएगा इस बहुपद को ऐसे जब बॉक्स में हम लोग सॉल्व करते हैं, अगर ये जो मान आता है समीकरण में हम लोग रखते हैं, जो अगर उस मतलब जो ये होता है समीकरण, उसमें जो अगर हम कोई मान रखते हैं तो उस समीकरण को शून्य कर देता है। क्या कर देता है, शून्य कर देता है। अगर वो समीकरण को शून्य कर देता है तो जो यहाँ पर वो मान रखाया जाएगा, उस समीकरण को शून्य कर दिया तो ये जो मान होता है वो क्या होता है, उसका हल होता है। तो इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करेंगे तो ये नहीं आएगा। तो इसको चेक करने के लिए हल होता है कि नहीं होता है, ग्राफ पे कैसा होगा, समांतर होगा, इसको पहले ही जानने के लिए शॉर्टकट में इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, अब हम लोग अगला क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।